उद्योग लगाने, कारोबार करने के लिए देश भर में उद्योगपतियों की पसंद गुजरात पहले नंबर पर। वर्ल्ड बैंक ने जारी की रिपोर्ट, हरियाणा 14वें नंबर पर। हरियाणा सरकार प्रदेश को कारोबार के लिए हमेशा नंबर 1 बताती रही है। सूबे के मुखिया बीते दिनों इस बात का ढिंढोरा पीटते हुए विदेश भी हो आए। कारोबारियों को हरियाणा में कारोबार लगाने का न्योता भी दे आए। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भारत के उन राज्यों की सूची जारी की है जहां बिजनेस करना सबसे आसान है। इस लिस्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के विभिन्न मानदंडों में गुजरात नंबर 1 है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है, झारखंड तीसरे नंबर पर, छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पर और मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। इस लिस्ट में अरुणाचल प्रदेश अंतिम पायदान पर है, जबकि हरियाणा 14वें नंबर पर है, तो पंजाब 16वें और चंडीगढ़ को भी इस सूची में जगह मिली है, लेकिन 24वें नंबर पर। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा, जिसको कि किसी टाइम पे हम कहते थे कि विश्व बैंक की जो रैंकिंग प्रणाली है उसमें लगभग नंबर 1 था जब से अच्छी इंडस्ट्रीज हरियाणा में आई, परंतु अब जो है हरियाणा स्लिप हो गया 14वें नंबर पे, क्योंकि वो नहीं कर पाए जो कि इन स्टेट्स ने किया। यदि नीचे आया है तो ये वर्तमान सरकार के टाइम में आया है, वरना तो हरियाणा की जो आज वर्ल्ड बैंक ने दिखाई ये स्थिति नहीं थी, अच्छी थी। और ये शासन ऐसा ही रहा, यही रवैया रहा, यही कार्यशैली रही, तो निश्चित रूप से हरियाणा पीछे जाने के आसार हैं, आगे आने के नहीं। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक 189 देशों में भारत 142वें स्थान पर है। भारत को बीते साल की तुलना में 2 स्थान का नुकसान हुआ है। हरियाणा में पंचायती चुनावों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। चुनाव तो होंगे लेकिन परिणाम निर्भर रहेंगे हाईकोर्ट के फैसले पर। हरियाणा में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया जारी रहेगी। पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर किसी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि अगर बाद में फैसला याचिकाकर्ताओं के हक में आया तो चुनाव को रद्द भी किया जा सकता है, लिहाजा सरकार दोबारा चुनाव करवाने के लिए भी तैयार रहे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी पिटीशन इस वक्त हाईकोर्ट में नहीं आ सकती। इसको हमने कॉन्टेस्ट किया है ये कह के कि ये कोई इलेक्शन पिटीशन नहीं है। अगर कानून ही गलत है, अनसंवैधानिक है, तो कोर्ट उसका संज्ञान लेके स्टे कर सकता है। तो कोर्ट ने हालांकि स्टे नहीं किया है, ये जरूर कह दिया है कि जो भी इलेक्शन होगा वो सब्जेक्ट टू द आउटकम इस पिटीशन का होगा। तो कल सरकार के जो मंशाएं हैं, जो भी हैं, कोर्ट उसको क्वाश कर सकता है अगर वो हमारे फेवर में जाए। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार और इलेक्शन कमीशन को भी जारी हुआ नोटिस। 8 अक्टूबर तक देना होगा जवाब। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर इनेलो का जिला स्तरीय बैठकों का दौर जारी। दुष्यंत चौटाला और अशोक अरोड़ा ने कैथल में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कांग्रेस और भाजपा पर जमकर बोला हमला। पंचायत चुनावों को लेकर इनेलो की जिला स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। पार्टी की ओर से आज कैथल में अपनी जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा मुख्य तौर पर शामिल हुए और कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर मंथन भी किया। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि पंचायत का चुनाव जो होता है हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, ये भाईचारे का चुनाव है। और दूसरी तरफ भाईचारे को खत्म करने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से, अगर गांव में कोई व्यक्ति, मौजूद आदमी, गांव के लोग इकट्ठे होकर उसे अपना पंच और सरपंच चुन लिया करते थे, उसके ऊपर सेक्शन योग्यता लगा दी। बाद में मीडिया से बातचीत में इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर हमला बोला। दुष्यंत ने कहा कि सूबे की मनोहर सरकार से हर वर्ग परेशान हो चुका है। इसका केवल मात्र एक ही मकसद है कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आज ग्रामीण क्षेत्र को पिछाड़ने का काम किया, आज लोगों में रोष है और ना उनकी ओर से कोई आज मैदान में आ रहा। तो किस तरीके से संगठित होकर इंडियन नेशनल लोकदल मजबूती से आगामी चुनाव को लड़ने का काम करें, उस पर फैसला होगा। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को किया तलब। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से 15 अक्टूबर तक मांगा जवाब।
उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में भी सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका पर सोमवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर जस्टिस सतीश कुमार मित्तल की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है और सरकार से 15 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। कोर्ट को मैंने बताने की कोशिश की है कि भाई हरियाणा में जो स्कूलों की दयनीय स्थिति है, जहाँ पे टीचिंग स्टाफ नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है और बच्चे बाहर पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ते हैं, वो सिर्फ इन ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस की वजह से है। क्योंकि इनके बच्चे वहाँ नहीं जाते, इनको कुछ नहीं पढ़ा गया। गरीब के बच्चे की क्या हालत है स्कूल में। तो मैंने कोर्ट को बताने की कोशिश की है कि अगर इनके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्टाफ भी अच्छा होगा, वहाँ पे बिना सिफारिश के टीचर लगाए जाएंगे और पढ़ाई भी अच्छी होगी। गौरतलब है कि जनहित याचिका में हरियाणा के सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए राजनेताओं और नौकरशाहों सहित सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य किए जाने की मांग की गई है। आईएएस अशोक खेमका ने सीबीआई जांच पर उठाए सवाल। गेहूं घोटाले में क्लोजर रिपोर्ट देने पर जताई आपत्ति, सीबीआई डायरेक्टर को लिखी चिट्ठी। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के निशाने पर अब सीबीआई आ गई है। खेमका ने गेहूं घोटाले की सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए सीबीआई के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी है। इसमें साफ कहा कि गेहूं बीज घोटाले पर तैयार की गई क्लोजर रिपोर्ट पार्लियामेंट की एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी और कैग की रिपोर्ट से अलग है। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि इस जांच रिपोर्ट में आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने मार्च 2013 को खेमका की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। आपको बता दें, हाल ही में हरियाणा के मॉनसून सत्र में कैग की रिपोर्ट पेश की गई थी और कैग की रिपोर्ट में भी अशोक खेमका के आरोपों की पुष्टि हुई थी। प्रदेश में बेकाबू हुआ डेंगू का डंक, लगातार बढ़ती जा रही है मरीजों की तादाद। वहीं स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयास हो रहे हैं नाकाम साबित। प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोनीपत के बेगा गांव में डेंगू से हालात अब भी बेकाबू हैं। गांव में डेंगू के मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है और पिछले कुछ दिनों से गांव में डेंगू से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक ने सोमवार को गाँव का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। यहाँ पर जो वायरल है वो काफ़ी तादाद में फैला हुआ है, बुखार है और उसमें कुछ लोगों के रात को डेंगू की शिकायत जो पाई है, उसके लिए पूरा स्टाफ यहाँ पर, डॉक्टर भी और लैब वाले भी, सारा स्टाफ यहाँ पर बढ़ा दिया है और भी जो जरूरत पड़ेगी उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे और गाँव में 4-5 बार उस मशीन से फॉगिंग भी करवा चुके हैं और भी करवाएंगे। उधर साइबर सिटी गुड़गांव में डेंगू के मरीजों की संख्या 200 के पार हो चुकी है और करीब 500 से ज्यादा लोग संदिग्ध पाए गए हैं। इससे जिला प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। जिला प्रशासन की तरफ से डेंगू के बचाव के लिए चलाए गए सारे अभियान बेअसर होते नजर आ रहे हैं। जिले में आशा वर्कर्स के लार्वा चेकिंग अभियान में 30,000 से ज्यादा घरों में डेंगू और मलेरिया के लार्वा पाए गए हैं। दिल्ली के साथ सटे हुए जितने जिले हैं वहाँ पर ज्यादा इसका प्रभाव है। हमने एहतियाती कदम सारे उठाए हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि वो डेंगू की बीमारी को लेकर सजग है, साथ ही लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। कल से हड़ताल पर जाएंगे प्रदेश भर के निजी एम्बुलेंस संचालक। आज रात 12 बजे से 4000 एम्बुलेंस होंगी बंद। स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है असर। पैसेंजर गुड्स टैक्स के विरोध में आखिरकार प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला ले लिया है। प्रदेश भर में चलने वाली करीब 4000 एम्बुलेंस आज रात 12 बजे से बंद कर दी जाएंगी। दरअसल वर्तमान सरकार ने निजी एम्बुलेंसों को दिए जाने वाले पैसेंजर गुड्स टैक्स की रियायत को हटा दिया है, जो कि पिछली सरकारों के दौरान इन्हें दी जाती रही है। हालांकि मुख्यमंत्री मौखिक तौर पर पीजीटी हटाने की घोषणा कर चुके हैं। बावजूद इसके प्रदेश में चलने वाली निजी एम्बुलेंसों को एक्साइज विभाग द्वारा टैक्स न भरने पर जब्त किया जा रहा है, जिससे एम्बुलेंस संचालकों में खासा रोष है। हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारी किसी भी बात पर अमल नहीं किया है, इसलिए हमने पूरी करनाल की टीम और पूरे हरियाणा की हर एक डिस्ट्रिक्ट में एनसीआर और गुड़गांव और दिल्ली की नियर अबाउट 8000 एम्बुलेंस है, जो आज रात 12 बजे से अपनी सेवाएं बंद कर रही है। प्राइवेट कोई भी एम्बुलेंस पूरे हरियाणा में कोई भी पेशेंट नहीं उठाएगी। निजी एम्बुलेंस संचालकों की इस हड़ताल से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर
बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि प्रदेश की अधिकतर स्वास्थ्य सेवाएं निजी एम्बुलेंसों के ही भरोसे है। कुरुक्षेत्र में NH1 पर 2 ट्रकों के बीच भीषण भिड़ंत, 5 लोगों की मौत। कुरुक्षेत्र में NH1 पर रामगढ़ के पास 2 ट्रकों की उस समय आमने सामने की टक्कर हो गई, जब एक ट्रक गलत दिशा से आ रहा था। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रकों में बैठे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को ट्रकों से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक्सीडेंट हुआ था और हम 10 स्पॉट मौके पहुंच गए थे। एक गाड़ी जो है कैंटर रोंग साइड चंडीगढ़ से दिल्ली साइड आ रहा था और उधर से ट्रला जो है दिल्ली से चंडीगढ़ साइड जा रहा था। आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें कई आदमी बीच में फंसे हुए थे। मौके पर क्रेनों को बुलाया गया, जो क्रेनों से बड़ी मुश्किल से उनको निकाला और 5 बंदे 8-10 स्पॉट डेड हो गए उसमें। बताया जा रहा है कि इनमें से एक ट्रक सेब से भरा हुआ था और गलत दिशा से आ रहा था और सामने से आ रहे ट्रक से ये ट्रक टकरा गया, जिससे 5 बहुमूल्य जानें चली गई। लड़की से छेड़छाड़ के मामले में सीएम के पैतृक गांव में अब भी तनाव है बरकरार। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद गांव में हालात नहीं हो पाए सामान्य। रोहतक में सीएम के पैतृक गांव बनियानी में 2 समुदायों के बीच हुए विवाद के 3 दिन बाद भी गांव में तनाव बरकरार है। गांव में प्रशासन दोनों पक्षों के विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन गांव में हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। हालात ये है कि पिछले 3 दिनों से गांव के बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। हमें डर है कि ठाकुर कहीं मार ना दे। क्यों मारेंगे वो? ये हमारी लड़ाई माच रही थी, इसलिए स्कूल में जाने का मन नहीं करता है। सिर से पेपर आए हुए हैं, हमें तो टेंशन हो रहा है। इतने पेपर की तैयारी भी करनी है, इसलिए स्कूल भी नहीं जा पा रहे। उधर प्रशासन के मुताबिक गांव में हालात अब काबू में हैं और दोनों पक्षों में फिर से भाईचारा कायम करने के लिए उनकी कोशिश जारी है। मामले में सोमवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। ये 10 तारीख को जो झगड़ा हुआ था, उस दिन ये झगड़ा हुआ था, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उसके बाद से अब तक बिल्कुल शांत माहौल, किसी प्रकार का कोई तनाव गांव के अंदर नहीं है। और रहा कि कहते हैं कि स्कूल जाने से बच्चों को रोक रहे हैं, ऐसी कोई भी क्या नाम है बात बिल्कुल सामने नहीं आई। गौरतलब है कि गांव बनियानी में छात्रा से छेड़छाड़ की घटना के बाद 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए, जिसके बाद से ही गांव में तनाव का माहौल है। पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत में अपना घर मामले में हुई सुनवाई। सभी आरोपियों को किया गया सीबीआई कोर्ट में पेश। 4 गवाहों के बयान हुए दर्ज। रोहतक के बहुचर्चित अपना घर मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले की मुख्य आरोपी जसवंती देवी सहित सभी आरोपियों को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में आज की सुनवाई के लिए 8 समन जारी किए गए थे, पर केवल 4 गवाहों के ही बयान दर्ज हुए हैं, जिनमें से अजीत सिंह, तारीफ सिंह और चंद्रकांता पीजीआई का रिकॉर्ड पेश करने आए थे। प्रोसिक्यूशन विटनेस से समन किए थे, जिसमें से 4 आए हैं, तो चारों को हमने एग्जामिन करवाया है। तो ये विटनेस जो आज हमने करवाए हैं, उन्होंने आज कोर्ट में बताया कि उन्होंने एक बच्चा जो है वो अपना घर से 50,000 रुपये दे के वहाँ से दिया है। इसमें लड़के के जो फादर थे उनका उनको हमने एग्जामिन किया। तो बाकी जो 3 विटनेस थे वो पीछे तक से थे, उन्होंने इस केस में एंट्रीज थी इससे रिलेटेड वो। गौरतलब है कि अब तक अपना घर मामले में कुल 23 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। कल फिर इस मामले में सुनवाई होगी। कल की कार्रवाई के लिए कुल 8 गवाहों को सम्मन जारी किए गए हैं। पंचकुला के सरकारी स्कूल में मासूम पर टीचर का टॉर्चर। हिंदी का पाठ ना पढ़ पाने पर की मासूम की बेरहमी से पिटाई। पिता ने की कार्रवाई की मांग। पंचकुला के ब्लॉटी गांव में स्थित प्राइमरी स्कूल में एक अध्यापिका द्वारा छात्र के बाल नोचने का मामला सामने आया है। मासूम अंकिता दूसरी क्लास की छात्रा है और सिर्फ 7 साल की है। पिता का कहना है कि उसकी बेटी अंकिता को सिर्फ इसीलिए पीटा गया क्योंकि वह हिंदी बोलने में पूरी तरह सक्षम नहीं थी। अंकिता के परिजनों ने इस बात की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में की है।
मासूम को पीटने वाली अध्यापिका का नाम सुनीता बताया जा रहा है। हिंदी पढ़ने नहीं आती थी, इसलिए मैडम ने के बार बार जब मैडम कुछ को कहने लगी हिंदी पढ़ के सुना मेरे को, मैडम ने हिंदी पढ़ाई कि इसको बच्चे को पढ़ने कहाँ आती थी अभी, लड़की दूसरी क्लास में पढ़ दिया था। मैडम ने ऐसे हाथ से बात नहीं करती, सब बाल खींच के। मेरे को समाचार मिला कि ऐसे कि कोई बच्ची पर किसी तरह का कोई जुर्म है, कोई रिपोर्ट आई है, इसलिए वहाँ जाके तो मैं डॉक्टर नरेंद्र जी रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर, तो उनसे अपनी मुलाकात करें, उसको देख करके कि जो प्रारंभिक स्तर पर जो क्योंकि डॉक्टरों को विशेषज्ञों के सामने, तो इसलिए थोड़ा प्राइमा फेस जो एक चीज़ सामने आई है, सामान्य डॉक्टर ने वो ट्रीट किया। अब इनकी शिकायतकर्ता की शिकायत को ऊपर स्पेशल इमरजेंसी में जो मेडिकल लीगल पर्पज से जो होता है वो। पूरा मामला 12 सितंबर का है। अब परिजनों की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की बात की है। एनसीआर में बेखौफ बदमाशों का आतंक, पलवल में पेट्रोल पंप कर्मचारी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, उधर रेवाड़ी में भी प्रॉपर्टी डीलर के घर पर हुई फायरिंग। पलवल के होटल में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को एक बार फिर शहर में एक पेट्रोल पंप पर सरेआम फायरिंग हुई और एक पेट्रोल पंप कर्मी को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जाता है कि 2 मोटरसाइकिलों पर 5 हमलावर आए और पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने जब इनसे पैसे मांगे तो उन्होंने उसे गोली मारकर उसकी जान ले ली और मौके से फरार हो गए। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भी पलवल में पेट्रोल पंप पर सरेआम एक छात्र को गोली मारी गई थी। उधर रेवाड़ी में राम सिंहपुरा कॉलोनी में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग की। हालांकि राहत की बात यह भी है कि गोली प्रॉपर्टी डीलर के नहीं लगी, लेकिन बदमाशों ने फिर से प्रॉपर्टी डीलर पर हमला करने की धमकी दी है। लगातार हो रही फायरिंग की इन घटनाओं से पुलिस के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। वहीं एनसीआर की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। सिरसा में जलाई गई नशे की होली, पुलिस कार्रवाई के दौरान पकड़े गए नशीले पदार्थों की खेप को आईजी ने किया आग के हवाले। सिरसा पुलिस द्वारा पकड़े गए नशीले पदार्थों की खेप को आज सिरसा पुलिस लाइन में आग के हवाले कर दिया गया। हिसार रेंज के आईजी अनिल राव की मौजूदगी में 36,000 किलोग्राम चूरापोस्ट, 112 किलोग्राम गांजा, करीब 2.5 किलो स्मैक, 154 ग्राम हीरोइन को आग के हवाले कर नष्ट किया गया। इसके अलावा जब्त की गई 209 किलोग्राम अफीम को मेडिकल प्रयोग के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। जो नारकोटिक्स की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम सीज करते हैं केसेस में, उसका डिस्ट्रक्शन का एक प्रोसीजर है और उसकी एक कमेटी बनी हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से बना रखा है, डायरेक्शंस हैं, प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जो कोर्ट ऑर्डर्स के बाद हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। गौरतलब है कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सिरसा पुलिस ने अभियान चला रखा है और पुलिस ने ये पूरी खेप इसी अभियान के तहत पकड़ी है। सोनीपत में हुआ सट्टेबाजों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश, 81 मोबाइल फोन के साथ 8 सट्टेबाज गिरफ्तार। सोनीपत पुलिस ने आज सट्टा लगाते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सेक्टर 14 से क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे 8 पेशेवर सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। इन सट्टेबाजों के पास से पुलिस ने 81 मोबाइल फोन, 2 LED, 6 चार्जर और अन्य सामान भी बरामद किया है। इन 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि इसमें शामिल कुछ और लोगों का भी पर्दाफाश हो सकता है। तो रेड मारी तो उस टाइम ये हमने रेड हैंडेड मोबाइल पर लाइन देते हुए पकड़े और इनके करीब 80 के 80 मोबाइल हैं। कुछ जो बिल्कुल लाइन देते हुए पकड़े हैं उनमें करंट था, चालू थे और उन पर आवाज़ आ रही थी। और इसके अलावा LCD और लैपटॉप और चार्जर वगैरह, इनके रिमोट वगैरह, वहाँ से सभी चीज़ों को कब्जा पुलिस में लिया गया है और 8 आरोपी हमारे को मौके पर मिले जिनको रेड हैंडेड गिरफ्तार। गौरतलब है कि सट्टेबाज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच खेले जा रहे मैच पर सट्टा लगा रहे थे और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इन्हें मौके से ही दबोच लिया। यमुनानगर में शर्मसार हुई इंसानियत, बीमार हालत में झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने करवाया अस्पताल में भर्ती। यमुनानगर में रेलवे यार्ड के पास झाड़ियों में लावारिस हालत में एक बच्ची मिली है जिसकी उम्र करीब 1 साल बताई जा रही है। लोगों की सूचना पर जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंच चाइल्डलाइन की टीम को बुलाकर बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर का कहना है कि बच्ची कई दिनों से भूखी प्यासी और बीमार है जिसका इलाज किया जा रहा है।
वहीं पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रही है। थाने में एक बच्ची जाड़ियों में मिली 8-9 महीने की, जो लाहौरी संस्थान में पाई गई है। ये सूचना पाकर SHO साहब मौके पहुँचे और CWC की महिला को टेलीफोन कर हेल्प के लिए वहाँ पर मौके पहुँचे, जो आगामी कार्रवाई अमल में लाई। बच्ची के माता पिता कौन हैं और कहां हैं, इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने शराब पीकर मचाया उत्पात। पुलिस चौकी में ही पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को निकाली भद्दी भद्दी गालियां। मामला बढ़ने के बाद विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज कर आरोपी डॉक्टर को किया गया गिरफ्तार। अंबाला के सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। ऑर्थो सर्जन डॉक्टर अरुण शर्मा मॉडल टाउन में एक घर में जबरन घुस गए, शराब पीने के लिए पानी मांगा और खूब हंगामा किया। बाद में महिला की शिकायत पर पुलिस ने नशेड़ी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस डॉक्टर ने पुलिस चौकी में भी जमकर हंगामा जारी रखा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस चौकी में ये डॉक्टर कैसे बवाल काट रहा है। पुलिस ने इस डॉक्टर का अल्कोहल टेस्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन आरोपी ने मशीन को टच तक नहीं किया। इतना ही नहीं, पुलिस के सामने इस डॉक्टर ने खूब गाली गलौज भी की। में डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरुण शर्मा, ऑर्थो सर्जन है। अपनी प्राइवेट गाड़ी में शराब के नशे में मॉडल टाउन में हाउस नंबर 377 है, नितिन उपल के घर चले गए। वहाँ जाके घर में उसकी गाड़ी रोज की दारू के नशे में थे, उनको धमकी दी। ले आए, इनको मेडिकल कराया गया, दारू की काफ़ी सारे प्लेटमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पूरे मामले में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से अब कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है, लेकिन आरोपी डॉक्टर ऑन ड्यूटी न होने की वजह से फिलहाल विभागीय कार्रवाई से बचता हुआ भी नजर आ रहा है। रोहतक फुटवियर इंस्टीट्यूट में डिग्री को लेकर फिर गहराया विवाद। हड़ताल पर चले गए विद्यार्थी कल जंतर मंतर पर देंगे धरना। रोहतक के फुटवियर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी FTDI के विद्यार्थी एक बार फिर हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल पूरा विवाद डिग्री को लेकर है। कॉलेज की ओर से छात्राओं को मेवाड़ यूनिवर्सिटी या फिर इग्नू की डिग्री दी जा रही है, लेकिन छात्रों को ये मंजूर नहीं है, वो हड़ताल पर चले गए हैं। साथ ही इन छात्रों ने कल जंतर मंतर पर धरना देने का भी ऐलान किया है। तो जो मेवाड़ की कॉन्ट्रैक्ट हमारे कॉलेज का होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट फेक है, और जो आगे में डिग्री मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है वो डिग्री भी फेक है। तो हम लोग यहाँ पे सारे बच्चे 2012, 2013 और 2014 के सारे बच्चे हम लोग डिग्री के लिए आए हुए हैं। हम लोग कोई डिप्लोमा कोर्स के लिए नहीं आए हुए, हम सबको डिग्री चाहिए। हमने RTI में यूसी रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा कि ये डिग्री वैलिड नहीं है। FTDI से हमने जो रिप्लाई मांगा, उसमें FTDI ने एक रिप्लाई दे दिया कि आपकी डिग्री वैलिड है, जबकि पहले RTI में यूसी ने कह दिया कि डिग्री वैलिड है ही नहीं। कल हमारी कोशिश है, हम जंतर मंतर दिल्ली जंतर मंतर में जाएंगे और वहाँ स्ट्राइक करेंगे, हम अपना बात सरकार के सामने रखेंगे। हमें स्टार्टिंग में ये बोला गया था कि तुम्हें एक वैलिड डिग्री मिलेगी, जिससे मेवाड़ की डिग्री मिलेगी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी की, बट जो यूनिवर्सिटी स्टेट से बाहर डिग्री दे ही नहीं सकती है, तो वो उसका कोई इशू नहीं है ना कि वो यहाँ पे हमें डिग्री प्रोवाइड कर रही है। और अब ये लोग बोलते हैं कि ओपन डिग्री हमें मिलेगी इग्नू से, तो ओपन डिग्री लेने का फ़ायदा क्या है? 10 लाख रुपये हम फीस लगा रहे हैं, उसके बाद ओपन डिग्री हम ले रहे हैं, तो उस चीज़ का बेनिफिट तो नहीं है। गौरतलब है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने देश भर में 8 स्थानों पर फुटवियर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। हैरानी है कि केंद्र सरकार की इन सभी संस्थानों में डिग्री को लेकर असमंजस की स्थिति है। फिलहाल इंस्टीट्यूट प्रबंधन ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया है कि उन्हें वैध डिग्री ही दी जाएगी। जो RTI लगाई है उसके बारे में मुझे कोई अभी जानकारी नहीं है। एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए इंस्टीट्यूट के टॉप मैनेजमेंट ने अप्लाई कराया हुआ है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, अगले 6 से 8 महीने या 10 महीने में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और INI स्टेटस मिलने के बाद सारे बच्चे जो हैं वैलिड डिग्री उनको मिलेगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी इंस्टीट्यूट के छात्र अगस्त के महीने में धरने पर चले गए थे। फिलहाल इस पूरे विवाद का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। देश भर में मनाया गया हिंदी दिवस। हरियाणा में भी हुए कई कार्यक्रम। शिक्षाविदों ने कहा हिंदी भारत की आत्मा है।
देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया गया। इस दौरान हरियाणा में भी कई कार्यक्रम हुए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में हिंदी के विकास में मीडिया के योगदान विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कई शिक्षाविद शरीक हुए। संगोष्ठी में बुल्गारिया के राजदूत, बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन बलदेव शर्मा और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य भी शरीक हुए। सभी ने हिंदी को देश की आत्मा बताया। हिंदी भारत की आत्मा है और संस्कृत की पुत्री के रूप में संस्कृत के सारे संस्कारों को लेकर ये आई है। तो हिंदी केवल भाषा नहीं है बल्कि इस संस्कृति के विकास की एक सशक्त माध्यम है। हिंदी जो है वो जो देश की भाषा है और विदेशों के अंदर भी जिस तरीके से हिंदी का प्रभाव बढ़ रहा है, लोग जानना चाहते हैं, उत्सुकता है भारत की संस्कृति को जानने की, भारत के कल्चर को जानने की, भारत की परंपराओं को जानने की। आज यहाँ कुछ छात्र बुल्गारिया से आए हुए हैं जो कि शोध कर रहे हैं भारत के जिसको कहते हैं संस्कृति की। तो ये अपने अंदर एक स्वाभिमान पैदा करता है अपनी चीज़ को लेके, अपनी भाषा को लेके। गौरतलब है कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि साल में एक दिन हिंदी दिवस मनाकर क्या हिंदी का असल में विकास हो सकता है। फरीदाबाद के गांव ददसिया ने पेश की भाईचारे की मिसाल। बिना चुनाव ही चुन लिया गांव का नया सरपंच। एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश के तमाम गांवों में सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं, वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद का एक गांव ऐसा भी है जिसने बिना सियासी घमासान के ही अपने गांव का नया सरदार चुन लिया है। पूरे गांव ने भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए सर्वसम्मति से श्याम सुंदर शर्मा को अपना सरपंच चुन लिया है। बता दें कि इससे पहले साल 1998 में भी इस गांव ने निर्विरोध अपना सरपंच चुना था। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में फरीदाबाद के ददसिया की तरह कई दूसरे गांव भी भाईचारे की मिसाल पेश करेंगे। अब नए नियमों के मुताबिक होगी हॉकी इंडिया लीग। हॉकी के इतिहास में पहली बार देखने को मिलेंगे नए नियम। सोमवार को हॉकी इंडिया लीग की गवर्निंग काउंसिल ने ऐलान किया कि इस बार हॉकी लीग नए नियमों के मुताबिक आयोजित होगी। नए नियमों में स्कोरिंग सिस्टम सबसे अहम है, जिसके तहत पेनल्टी स्ट्रोक से हुए गोल को 2 गोल माना जाएगा। इसके अलावा फील्ड गोल के भी 2 गोल खाते में जुड़ेंगे। अब हर फ्रेंचाइजी 20 प्लेयर्स अपनी टीम में रख सकेगी, जिसमें से 12 भारतीय और 8 विदेशी होंगे। हॉकी इंडिया के मुताबिक नए नियम जहां इस खेल को और ज्यादा रोचक बनाएंगे, वहीं खिलाड़ियों के स्किल भी काफी इंप्रूव होंगे।